हमने करना है जी आज चैप्टर नंबर 5 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अपने अपने माइक्स म्यूट कर दें। ठीक है जी। पहले अच्छा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हमने क्या पढ़ना है और ये चैप्टर क्यों पढ़ना है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब हमने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कारोबारी जो थे उनकी इकसाम पढ़ी थी कि कितनी किस्म के कारोबार हो सकते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था जी, उर्दू वालों के लिए पहले बोल रही हूँ, वाहिद मलकियती कारोबार, शराकती कारोबार और मुश्तरका सरमाए की कंपनी। इंग्लिश में हमने पढ़ा था जी सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि व्हाट इज सोल ट्रेडरशिप या वाहिद मलकियती कारोबार क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे जिनकी वजह से आपको मूव करना पड़ा था टुवर्ड्स पार्टनरशिप या शराकत दारी। अब अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू तो हमने कहा था कि वाहिद मलकियती कारोबार में फ़ायदा ये है कि सारे का सारा मुनाफा उस अकेले शख्स को ही मिलता है। उसके फ़ायदे कम थे, नुकसान ज़्यादा थे। अब नुकसान या डिसएडवांटेज ज़्यादा क्यों थे जी? उसने कहा जी प्रॉफ़िट तो सारा एक शख्स को मिल रहा है, लेकिन अगर कभी लॉस बेयर करना पड़ता है, तो वो भी उस सिंगल पर्सन को करना पड़ेगा। अगर कैपिटल लगाना है, तो भी अकेले ने लगाना है। अगर मैनेजमेंट करनी है, तो वो भी उसने करनी है। प्रमोशन करनी है, उस अकेले शख्स ने करनी है। इन शॉर्ट उस पे बर्डन बहुत ज़्यादा था और सबसे बुरी चीज़ ये थी जी कि उसका जो था कह लें जी, जैसे ही वो यानी सबसे ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशंस 2 ये थी कि एक तो जैसे ही वो बीमार होता है, मरता है, कुछ भी होता था, आपका बिज़नेस फ़ौरन से ख़त्म हो गया। दूसरे जो उसका नेगेटिव पॉइंट था बड़ा वाला वो ये था जी कि उसकी लायबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी, यानी अगर उसने किसी के पैसे देने हैं या लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये था कि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच देनी पड़ती थी। हमने कहा जी इन सारे डिसएडवांटेजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन था कि हम वाहिद मलकियती कारोबार यानी अकेले बिज़नेस करने की बजाय हम पार्टनरशिप में चले जाएँ, यानी शराकत दारी कर लें। यानी एक की बजाय 2 या 2 से लेके 20 अफराद तक इकट्ठे होके हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें। हमने कहा जी ठीक है। फिर हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, उसमें हमने सारा पढ़ा जी किस तरह पार्टनरशिप बनती है, उसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आपकी पार्टनरशिप के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे जी। जहाँ कहते हैं जी जहाँ 2 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, उन सब की सोच अलग-अलग होगी। ठीक। दूसरी बात ये है कि जी उन सब को कहीं न कहीं कोई ना कोई पर्सनल इश्यूज़ भी होंगे। उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। अगर सपोज़ बिज़नेस में एक की वजह से लॉस होता है, तो चाहे आपका पार्टनरशिप फर्म कह रहे हैं कि वो लॉस वो एक शख्स बेयर करेगा, तो उस एक शख्स को भी अगर लॉस बेयर करना है तो उसकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक जाएगी और वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे मतलब बाकी 19 लोग पूरे के पूरे पैसे अपने वैसे ही रखें और मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ साथ बिजनेस वाले एसेट्स भी बेच दिए जाए। तो उसने ये कहा कि अगर आप अकेले काम नहीं करना चाहते, अगर आप किसी पार्टनरशिप फॉर्म में काम नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक और चॉइस है जी जिसमें आपको ना तो काम करना पड़े ना कुछ और करना पड़े। सिंपली आप घर बैठे उसमें इन्वेस्ट करें और हर साल प्रॉफिट या हर 6 महीने बाद प्रॉफिट लेते जाएं। हमने ये कहा जी वो कौन सा ऑप्शन है, उसने कहा जी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको कहते हैं मुश्तरका सरमाए की कंपनी। अब ये होता क्या है असल में, ये याद रखें। हमने कहा ना तो हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं ना किसी के साथ मिल के बिजनेस करना चाहते हैं, यानी पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हमें बैठे बिठाए प्रॉफिट भी मिल रहा हो, हमारी इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और बाकी सारे काम भी खुद ही हो जाए। आप लोगों ने कंपनी सुनी होगी जी, आपकी नेस्ले हो गई, मिल्लत ट्रैक्टर्स हो गई, या इस तरह के बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं यूनिलीवर वाले। अब अभी आपके मतलब एज छोटी है, आप लोग शायद इस पे इतना फोकस ना करते हों, लेकिन ये सब आपकी कंपनीज हैं। अब इनमें क्या होता है जी, इनके थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में जो कैपिटल होता है, उनके जिस तरह हमारे प्राइस बॉन्ड्स होते हैं ना, इसी तरह इन कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अब ये आप लोगों ने सुना होगा जी कि फलां कंपनी के शेयर्स इतने ज़्यादा हो गए, इतने अमाउंट से कम हो गए। वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं, यानी पीस ऑफ पेपर ही होता है। जिस तरह हम प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, इसी तरह आपका वो शेयर होता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है जी, घर बैठे नेट खोले कुछ भी करें, आप तो इंटरनेट आ गया हुआ है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो गए हैं। हर कंपनी जो आपको अच्छी लगती है, जब जिसका आपको लगता है जी कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है, लोगों को फ्रॉड नहीं देती, आप क्या करेंगे जी, इंटरनेट से उसकी सारी डिटेल्स लेंगे, उसकी शेयर प्राइस लेंगे। आपके पास अब अगर 10 लाख रुपया है और उस कंपनी का एक शेयर या वो एक पीस ऑफ पेपर 100 रुपए का है, ठीक है, आप क्या करेंगे जी, 10 लाख की अमाउंट के इक्वल वो शेयर्स परचेज करके अपने पास
रख लेंगे। अब आपने क्या करना है जी, आपने वो सिर्फ शेयर परचेज करके कंपनी को पैसा दे दिया है। अब उस 10 लाख के साथ कंपनी क्या करती है वो कंपनी जाने या वो पैसा जाने, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ वो 10 लाख के शेयर्स अपने पास रखे और चुप करके घर में सो गए। कंपनी जितनी एफर्ट्स करेगी उसके अगेंस्ट अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो आपको हर 6 महीने बाद, हर साल बाद वो प्रॉफिट पे कर देगी। अब वो कहते हैं जी इस बिजनेस के पहले रीजन तो ये थी जी कि आपको कोई भी चीज इस तरह की फेस ना करनी पड़े, यानी आप वेले बैठ के खाना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट करें और चुप करके लंबी तान के सो जाएं, आपको हर साल प्रॉफिट आता रहेगा। दूसरी उसकी मतलब रीजन क्या है जी, या जो डिसएडवांटेजेस हमें पीछे फेस करने पड़ रहे थे या जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसको कवर आप कैसे किए जी, उसने कहा जी इसमें आपकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, यानी जितना 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, अगर कंपनी का भी दिवालिया कंपनी का निकल जाता है या कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ वो 10 लाख की अमाउंट आपकी डूबेगी, उसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, यानी आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। इसके अलावा एक और रीज़न क्या है जी, अब ये याद रखें जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उसमें ये होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, आप अकेले नहीं है, हो सकता है 10,000 लोगों ने और शेयर्स खरीदे हो, 1000 ने, और उसकी कोई मैक्सिमम की लिमिट नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक। अब इसकी भी जब टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। उसने कहा इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। उसमें क्या होता है जी, जब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ हैं तो उसके बाद जी आप किसी एक को लायबल नहीं पे कर सकते। जिस तरह प्राइस बॉन्ड्स इशू करने के बाद हमें नहीं पता होता कि किस शख्स ने खरीदा हुआ है या क्या उसका नाम है, उसका एड्रेस क्या है, इसी तरह आपकी कंपनी के शेयर्स कंपनी को भी पता नहीं होता कि किसने परचेज किए हैं। उसने ये कहा इस सूरत को या इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपका लॉ कहता है जी कि आपकी फर्म और आपके शेयर होल्डर्स दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। अब अगर कोई काम होता है, मैंने इसी जिस तरह पहले एग्जांपल दी थी जी कि अगर नेस्ले कोई फ्रॉड करता है या किसी कस्टमर को उसकी किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई हार्म मिलता है, सपोज किसी शख्स को एलर्जी है, जिस तरह नॉर्मल एलर्जीज होती हैं, एक बहुत कॉमन एलर्जी है जी पीनट एलर्जी, लोगों को एलर्जी होती है मूंगफली से, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा लोगों को होती है। अगर उसने कोई चीज़ बनाई है उसके अंदर पीनट डाली हुई है और उसने ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ, सपोज नेस्ले वाला की एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उन्होंने ऊपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किया हुआ, किसी इंसान ने उसे खा लिया और उसकी हालत ख़राब हो गई और खुदा ना खास्ता वो इस हालत तक गया है कि जी उसको ज़िंदगी मौत की फेज से वापस आया है, तो अब उस केस में हमें नेस्ले के मालिक का तो पता नहीं है, तो वो शख्स किसको सू करेगा, ये किस पे केस करेगा जी, नेस्ले के ब्रांड पे या नेस्ले की कंपनी पे। ठीक है जी, इसीलिए आपका लॉ कहता है कि आपकी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी आपका लॉ और आप मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली आप और आपकी कंपनी जो है वो सेपरेट एंटिटीज होती हैं। यहाँ तक समझ आ गई है कॉन्सेप्ट क्या है असल में। अब हमने आज उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, टोटल 20 हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 10 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अभी वाली जो मैंने स्टोरी सुनाई है आप लोगों को या पूरी लॉजिक दी है ये आप लोगों को समझ आ गई है? यस मिस जी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि असल में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। डेफिनेशन में वो कहता है जी, हो जा भाई आगे, क्या हो गया? ओके जी, डेफिनेशन में उसने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई। अच्छा, पहली बात मैंने हमेशा कहा है आपकी बुक में वो मोर देन वन डेफिनेशंस देता है। मैं कोई एक अगर बोल रही हूँ या लिखवा रही हूँ या मेंशन कर रही हूँ अपनी स्लाइड्स में तो इट डजेंट मीन कि आपने वही वाली याद करनी है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आपको जो आसान लगती है आप वो वाली याद कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने भी यहाँ पे एक लिखी आपकी बुक पे, उसने 3 दी हुई है। मुझे जो रीज़नेबल लगी है और अच्छी लगी है वो यही वाली है। आपकी जो कंपनीज एक्ट वाली है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लंबी है। जो दूसरी वाली है किसी और ऑथर की, वो उसमें बहुत ज़्यादा अजीब सी वर्डिंग यूज़ की हुई है, तो इसलिए बेटर ये है आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है। अब मुझसे बार बार आप लोग पेज नंबर पूछ रहे हैं, मेरे पास इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश का पेज नंबर और है, उर्दू की बुक मेरे पास नहीं है, तो आप लोगों को खुद ढूंढना है। आपका हो सकता है चैप्टर नंबर 5 ना हो, उर्दू की कुछ बुक्स पुरानी है,
तो जो जिस चैप्टर का नाम आपका मुश्तरका सरमाए की कंपनी है वो वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जी, तो उसको खुद ही ओपन कर लें। इंग्लिश का मैं आपको बता देती हूँ कि पेज नंबर क्या है। मेरे पास जो इंग्लिश की बुक है उसमें इसका पेज नंबर है जी, एक मिनट रुकें, ओके जी, इसका पेज नंबर है 120 जो मेरे पास बुक है। बाकी आप लोग अपनी बुक्स का देख लें। पेज नंबर 120 पे वो जो पूरी स्टोरी मैंने आपको अभी 5-10 मिनट लगा के समझाई है वही है जी, कि इसको क्यों बनाने की ज़रूरत पेश आई थी, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था, रीजंस क्या थी इसके बिहाइंड, ये किस ऑर्डिनेंस के तहत बनी। आपके पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज फॉर्म की जाती हैं जी वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को मेरे ख्याल से चेंज करके अब आपका कंपनीज एक्ट 2017 बना दिया गया, मतलब 2017 में उसमें चेंजिंग कर दी गई है। फिर आपके 121 पे हैं जी डेफिनेशन। मैंने कहा 3 डेफिनेशन है, मैंने फर्स्ट वाली लिखी हुई है, सेकंड वाली में उसने वर्ड्स बहुत अजीब से यूज़ किए, मतलब उसने चीज़ घुमा फिरा के, बातें यही हैं, बस उसने वर्ड मतलब कह लीजिए उसको कंसाइज कर दिया है, कि फॉर्म शॉर्ट कर दी है और चीज़ों को सुकेड़ के बयान किया है। और थर्ड वाली बहुत ज़्यादा उसने लेंथी लिखी हुई है। तीनों में मतलब डेफिनेशंस में आपका मफहूम या मीनिंग एक ही है उसका, इसलिए बेटर है आप फर्स्ट वाली याद कर ले। हाँ, अगर आप लोगों को सेकंड या थर्ड में से कोई आसान लगती है तो आप अपनी मर्जी से वो भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है जी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ फॉर प्रॉफिट with capital divisible into transferable shares of limited liability. It has a separate legal entity from its member. अब इसने इस डेफिनेशन में उसने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं जी, और ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स में भी ये सारे पॉइंट्स ही होंगे। सबसे पहला तो जी, इट इज़ अ या कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। इससे मुराद ये है जी, इसकी जो आपका कंपनी में आपके लॉ ने इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत दे दी। मतलब आप जितना नेस्ले का जो ब्रांड है वो और उसके साथ अफिलिएटेड जितने इदारे हैं वो सब की सेपरेट एंटिटी है। नेस्ले को एज अ अलहदा पर्सन माना जाएगा और बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं या मेंबर्स हैं उनको एज एन अलहदा माना जाएगा या एज ए सेपरेट मेंबर्स माना जाएगा। उसके बाद वो कहता है जी, हर कंपनी के जो शेयर्स होंगे या कैपिटल होगा, यानी कंपनी के जितने सरमाया है वो डिविजिबल होगा इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी हर पर्सन का एक शेयर होगा ओके, जो कहते हैं उसका जो कैपिटल होगा वो डिविजिबल होगा इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। अब ये एक और करेक्टरिस्टिक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म में हम ये कहते थे जी कि हम अपना शेयर या अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। यहाँ उसने डेफिनेशन में ही ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी। उसने कहा जी कि इसमें जितने भी शेयर्स होंगे या जितने भी आपके पार्टनर का हिस्सा है वो ट्रांसफरेबल होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और साथ ही साथ एक और करेक्टरिस्टिक मेंशन कर दीजिए, दे ऑल हैव लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के एसेट्स ही सेल आउट करेंगे इन केस ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद वो कह रहा है जी, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। वो ऊपर वाली जो लाइन है उसने उसको क्लियर कर दिया कि इसको मेंबर से हटके एक सेपरेट लीगल एंटिटी या कानूनी हैसियत हासिल है। उसके बाद 3 डेफिनेशन और हैं जी। कहता है जी, जी जी, अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, कौन है ये? तानिया है ये? मिर्ची में कह रही हूँ जान हो रही है। ओके ओके ठीक है जी, ब्रेक लें। हम पढ़ रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन, वो हमने एक्सप्लेन कर ली। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ और डेफिनेशन हैं जो आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहली है जी आपकी प्रमोटर्स की डेफिनेशन। प्रमोटर्स कौन होते हैं जी? वो लोग जिन्होंने बिजनेस का आइडिया दिया कि हमें किस किस्म का बिजनेस या कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, या उसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हुए यानी स्टार्टिंग पे उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करते हुए जितनी मेहनत की, वो जो लोग हैं वो आपके प्रोमोटर्स कहलाते हैं। यहाँ उसने डेफिनेशन दी हुई है जी,
द पर्सन who work for the establishment of the company are called promoters। अगर आपको एमसीक्यूज में आता है जी प्रोमोटर्स या सॉरी आपको उर्दू में भी दिया होगा प्रोमोटर्स क्या है, उर्दू में भी इनके लिए प्रोमोटर्स का वर्ड ही है जी, इंग्लिश में भी इसके लिए प्रोमोटर्स का वर्ड ही है। तो ये याद रखें, अगर आपको वो एमसीक्यूज देता है जी, वो लोग जिन्होंने कंपनी का आइडिया दिया हो या उसको कहते हैं जी उर्दू में ख्याल दिया हो, उनको क्या कहते हैं, तो वो भी आपके प्रमोटर्स ही होते हैं। द पर्सन हु गेव द आइडिया ऑफ द बिजनेस, या जिन्होंने उसकी इस्टेब्लिशमेंट में या उसको बनाने में किरदार अदा किया हो बिल्कुल स्टार्टिंग पे, तो वो आपके प्रमोटर्स कहलाते हैं। कहते जी प्रमोटर्स का काम खत्म जब कंपनी स्टैब्लिश होगी। कहते जी अब वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, चाहे वो 1 है चाहे 10 है चाहे 10,000 है, यानी जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो सब के सब कंपनी के शेयर होल्डर या हिस्सेदार कहलाते हैं। ठीक है जी, इंग्लिश में उसने लिखा हुआ है जी द पर्सन हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी आर नोन एज शेयर होल्डर। उर्दू में ऐसे लोग जिन्होंने कंपनी को सरमाया फराहम किया होगा वो हिस्सेदार कहलाते हैं। ठीक है जी, और लास्ट आपकी डेफिनेशन है द इंडिविजुअल्स हु रन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स को उर्दू में भी डायरेक्टर कहा गया है या इनको नाजिम कहा जाता है। अब ये इंडिविजुअल का वर्ड क्यों यूज किया गया है जी, उसने कहा है कि एक कंपनी में हमने कहा नंबर ऑफ मेंबर्स 1,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो अब वो 10,000 के 10,000 तो नहीं ना आ सकते, कोई चीचा वतनी में रह रहा है, कोई लाहौर में होगा, कोई मुल्तानी, यानी जिन्होंने शेयर परचेज किया हमें नहीं पता वो लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं। उन्होंने ये कहा जी हर साल आपकी एक मीटिंग बुलाई जाएगी, या 10 साल बाद या 2 साल बाद, या जब भी आपके लॉ ने कहा है जी हर 1.5 साल में एक बुलानी है 2 बुलानी है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन उसमें डिसाइड कर लिया गया कि वो कौन से 5 या 10 लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के डिसीजंस लेंगे। जिस तरह आपकी फैमिली में टोटल 8-10 मेंबर होते हैं, तो आपका जो डिसीजन या फाइनल डिसीजन लेने का राइट किसी एक के पास होता है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। इसी तरह आपके उस 10,000 मेंबर्स की कंपनी में भी उन डिसीजंस को लेने के लिए कि कौन सा डिसीजन कब और कौन लेगा, आपके डायरेक्टर्स होते हैं जो 10,000 नहीं होंगे, 10 लाख नहीं होंगे, वो 2 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हर कंपनी के अकॉर्डिंगली आपने वो जो मेंबर्स जो आपकी मैनेजमेंट को रन कर रहे हैं या डिसीजंस ले रहे हैं, वो आपके डायरेक्टर्स या नाज़मीन कहलाते हैं जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे कि अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उर्दू में कहें तो मुश्तरका सरमाए की कंपनी की खसूसियात 20 हैं जी टोटल। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ 10 पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा फिर ये लेक्चर, अदरवाइज अगर सारी एक्सप्लेन करनी शुरू कर दी। फर्स्ट वन है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने पहले भी पढ़ लिया कि आपका जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसको लॉ ने आर्टिफिशियल पर्सन करार दिया है, इसीलिए इसकी अपने मेंबर्स के मतलब मेंबर से सेपरेट एंटिटी रखती है या अलहदा कानूनी हैसियत है। अब कोई भी शख्स, चाहे मैंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं चाहे आपने खरीदे हैं, हमें कोई शख्स नहीं जानेगा, हमें उस कंपनी के नाम से जाना जाएगा जो कंपनी है। और अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई फॉर्जरी होती है, कल को कोई मसला होता है, तो हमारे खिलाफ कोई भी केस या कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कॉमन सील जी, इसको उर्दू में पता नहीं क्या लिखा हुआ है जी, बट इसको मुहर कहते हैं, आपकी जो स्टैंप होती है। हमने कहा हर इंसान ने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उसने सिग्नेचर करने होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन वो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। फिजिकल मतलब इंसान की शक्ल में नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है। अगर कंपनी को अब साइन करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या होगा जी, उसकी एक स्टैंप होगी जो बनाई होगी। उन्होंने कहा जी ऐसी कॉमन सील से मुराद वो सील है या वो स्टैंप है जो यूज की जाती है एज द सिग्नेचर ऑफ कंपनी। लॉन्ग लाइफ का मतलब ये है जी, हमने कहा बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था जब हमने अकाउंटिंग में पढ़ा तो हमने ये कहा था जी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आपने यहाँ भी यही रखना है जी कि आप चाहे रहें या ना रहें, आपकी कंपनी फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड चलती रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लायबिलिटी। हमने ये कहा इस कंपनी में, ये मुश्तरका सरमाए की कंपनी में जितने भी मेंबर्स या हिस्सेदार हैं उन सब की जिम्मेदारी महदूद है, लिमिटेड है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लायबिलिटीज़ को उस अमाउंट तक पे करेंगे जितने कि उन्होंने शेयर्स
परचेज किए हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स जी, हमने कहा था पार्टनरशिप में आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं जी, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। जैसे ही 21 से मैक्सिमम की तादाद इंक्रीज करेगी आपके वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में फॉल होना शुरू हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मेंबर्स को जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ लेंगे, आपकी बेसिक 2 टाइप्स होती है जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो आम जनरल पब्लिक के अंडर ही रहती हैं, यानी उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। उसमें आपके मेंबर्स की जो है ना तादाद वो होती है मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिनको सिर्फ गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है, या कोई बड़े बड़े इदारे होल्ड करते हैं जो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होगी। ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये जो पॉइंट है ना नंबर ऑफ मेंबर्स वाला, ये आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ये जहन में रहेगा जब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। लार्ज स्केल बिजनेस है जी, यानी बड़े पैमाने पर कारोबार। उसने कहा है जी आपका जो सोल ट्रेडरशिप है वो किसी गली में मोहल्ले में कारोबार कर रहा होगा। पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो हो सकता है एक शहर में काम कर रहा हो, एक एरिया में काम कर रहा हो, बट आपकी जो कंपनीज हैं वो बड़े स्केल पे, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जो हैं वो बड़े स्केल पे बिजनेस कर रही होती है, वो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स और कंट्रीज लेवल पे ट्रेड कर रही होती है, इसीलिए इनको लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपका है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम अपना शेयर, हमने कहा था जी सोल ट्रेडरशिप में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक मिनट रुके, ये मिस ने क्या भेजा है, ओके ठीक है, आप लोगों के लिए मैसेज होगा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में उसने कहा है कि जी आपका जो शेयर है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर करना आसान है। पार्टनरशिप में भी हम नहीं कर सकते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यहाँ ये सिंपल कैसे है जी, आप चुप करके वो शेयर्स, यानी वो जो पीस ऑफ पेपर्स आपके पास हैं प्राइस बॉन्ड्स की तरह, वो लेके जाएं, किसी और शख्स को आपने बेचना, उससे पैसे लें और उसे कहें जी ये आपके नाम ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं है, जिसके पास वो होंगे वो उसी के होंगे। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, अगर किसी ने प्राइस बॉन्ड्स नहीं देखे हुए तो इंटरनेट पर सर्च कर ले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस बॉन्ड, उसकी यही खुसूसियत है कि वो जिसके पास होगा वो उसी का होगा। इसी तरह आपकी कंपनी के शेयर्स की टाइप्स भी हैं, लेकिन नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं आपके वो ऐसे होते हैं जी कि आपने मुझे ट्रांसफ़र करके मेरे से पैसे ले लिए, कंपनी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बेच दिए हैं या नहीं बेचे, उसने तो जिसके पास भी होंगे उस पर शेयर देना है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहता है जी आपकी कंपनी ने जो पहले दिन से अपने ऑब्जेक्ट्स या मकासद रखे हैं कि जी हम मतलब ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। उसने कहा जी अगर आप अपने ऑब्जेक्ट से हट के काम कर रहे हैं तो आपने क्या करना है जी, कोर्ट से परमिशन लेनी है, अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है और फिर जाकर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर मुल्क के खिलाफ हैं तो भी आपको कोर्ट काम करने से मना कर सकती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ने कहा जी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाहिर बात है आपको जो लार्ज पोर्शन है वो आपके शेयर होल्डर से आते हैं, यानी जिन लोगों ने आपके वो बॉन्ड या सॉरी वो शेयर्स खरीदे होते हैं उन्हीं से आता है। इसके अलावा जो आपका फाइनेंसिंग रिसोर्स होगा वो आपको लोन लेना पड़ेगा, तो लोन ले लेंगे, अगर कोई और तरीका है तो फिर आप वो तरीका भी इख्तियार कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या नफ़े की तकसीम क्या कहते हैं जी, उसने कहा है जी कंपनी का बेसिक पर्पस ही क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि हमने कहा था जी बिजनेस का बेसिक पर्पस इज टू अर्न प्रॉफिट, तो आपकी कंपनी का बेसिक पर्पस भी है अर्निंग प्रॉफिट। तो उसने कहा जी उस प्रॉफिट में से जो पैसा, यानी जो पैसा कमाया हुआ है हमने एज ए प्रॉफिट, उसमें से कुछ पोर्शन आपके मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और लाजमी किया जाता है अगर प्रॉफिट हुआ है, और बाकी का जो है वो आपकी कंपनी रेनी डेज यानी बुरे वक्तों के लिए अपने पास एज ए रिजर्व संभाल के रख लेती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा बुक से पढ़ लेना है इन सब पॉइंट्स को। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो तो मुझे बता देना।